का खासतौर से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ बातें यहाँ से हो रही हैं इंशाअल्लाह वो उस पर अमल होगा। बच्चों को साथ में बैठाने का मकसद आप जानते हैं। पेरेंट्स डे में मैं बच्चों को और टीचर्स को साथ में, पेरेंट्स को साथ में यहाँ पर बिठाता हूँ। अगर ठीक है थोड़ा सा इनका पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, यानी इनके 2 पीरियड 3 पीरियड शायद कम हो पढ़ाई हो पाएगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि इनको पता चले कि इनके ताल्लुक से जो कुछ फिक्र की जा रही है, जो कुछ बात की जा रही है, वो उनके वालिदैन से वो कौन सी बातें हैं, यानी क्या बातें हैं जिसके ताल्लुक से वालिदैन को जगाने की या वालिदैन का ताउन हासिल करने की एक लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि भाई बच्चा सामने है तो वालिदैन भी जानते हैं कि देखो तुम्हारे बारे में ये क्या क्या कह रहे हैं, कि तुम्हारे ताल्लुक से कौन कौन सी चीज़ों के ताल्लुक से हमको ये बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अंदाजा आपको भी हो और उनको भी, ये सारी बातें इसलिए एक साथ बिठाकर यहाँ पर हम कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ है कि पेरेंट्स ने उमूमन, आपको पता होगा इतने वर्षों में, हालांकि आपको यहाँ इस स्कूल का आइडिया हो चुका है, लेकिन अमूमन हर स्कूल में पेरेंट्स डे यूनिट टेस्ट खत्म होने के बाद में किए जाते हैं और यहाँ भी होगा। आप इसको पहली मुलाकात ना समझें, जो लोग नए हैं या बाद में एडमिशन अपने बच्चों के लिए हैं, लेकिन ये पिछला 6 वर्षों से आपके बच्चों के लिए सिलसिला मैंने जारी रखा हुआ है और इसलिए आपने मुझको बार-बार देखा और सुना होगा कि उसका मकसद सिर्फ यही है कि भाई यूनिट टेस्ट के बाद या एग्जाम के बाद पेरेंट्स आए और फिर आकर यहाँ पर कमजोरियों का रोना रोए कि मेरे बच्चे को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, वो नहीं आता है। तो ये जो चीज है इस वक्त कुछ उसका हल निकलने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि रोना पीटना होगा, मसाइल पर बहुत सारी बहस होगी और कोई हल नहीं निकलेगा। तो मेरा एक तरीका है कि मैं बच्चों के पेरेंट्स से पहले मिलता हूँ ताकि उनको समझाता हूँ और मेरे टीचर जो है उनसे पहले कम्युनिकेट करते हैं कि देखो ये मसाइल है और इन मसाइल पर अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है वो तब्दीलियाँ आ सकती हैं। अभी मैं जैसे एक टीचर मेरी यहाँ पर असिस्टेंट टीचर आई है नाजरीन में, अब आपको भरोसा रखना चाहिए कि वो खुद इस क्लास में सब्जेक्ट भी पढ़ा रही है और उनका बच्चा इस क्लास में पढ़ भी रहा है, उनका भतीजा पढ़ रहा है या उनका लड़का पढ़ रहा है। मौलाना जमीउर रहमान के नवाज से लड़कों के बाद में तीसरी नस्ल पढ़ रही है, अकील साहब का, शहजाद भाई का, या ऐसे मेरे ये तमाम भाइयों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सोचने की बात है कि ये हमारे ऊपर आप लोगों को वो एतमाद है कि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों को या मेरे टीचर कहीं और पढ़ा रहे हैं, बल्कि वो हमारे बच्चे भी इन्हीं बच्चों में कहीं पर मिक्स। और ये सबसे बड़ी इस सिस्टम पर हमारे एतमाद की दलील है, सबूत है कि हमारे सिस्टम पर हमारा मुकम्मल एतमाद है कि हम यहीं से तब्दीलियां लाएंगे। सबको पता है कि मैंने अपने बच्चों को इस स्कूल से पढ़ाया है, पढ़ा रहा है। तो ये जो चीज है ये बहुत अहम है इसको समझना, और इसलिए हम जो चाहते हैं कि कुछ चीजों पे काम किया जाना जरूरी है। हमारे दीन ने हमको सिखाया कि अगर आप कहीं पर अच्छा देखें, बेहतर कोई काम होता हुआ देखें तो उसकी हौसला अफजाई करें, उसकी पजीराई करें, उसको बढ़ावा दें। और जहां पर आप कोई बुराई देखें या कमजोरी देखें तो उसको फौरी तौर पर रोकने के लिए कुछ इक़दाम करें, तदबीरें करें कि भाई ये रुकना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये दोनों चीजें हमने हमारे दीन से सीखी, ये हमारी दीन की तालीम है। तो इसलिए अब हम आज जो बातें करेंगे वो मसाइल की बात नहीं होगी, जैसे अभी दोनों टीचर ने बताया, मसाइल की बात नहीं थी, बल्कि वो आपको सजेशन दे रहे थे, यानी हल सुझा रहे थे कि आप इस पर अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरीके से होगा। हर स्कूल का अपना एक विजन होता है, हर स्कूल के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और हर स्कूल के अपने उसूल कवानीन होते हैं। ये उसूल कवानीन कोई मैंने भी नहीं बनाए, बल्कि ये उसूल कवानीन सिंपली गवर्नमेंट ने जो सजेस्ट किए ज्यादातर वही है। कुछ हर इदारा अपने इदारे को ऊपर उठाने के लिए कुछ इक़दाम करता है, उसमें कुछ उसूल हमने बनाए कि हमको ऐसा चाहिए ताकि वो बेहतर बने, उसकी शनाख्त अच्छी।
लेकिन इन सारी बातों का अगर कोई फायदा लाजमी तौर पर किसी को मिलना है तो वो फायदा किसको मिलना है? बच्चों को मिलना है। मैं बच्चों से बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल मैं पेरेंट्स से बात बच्चों को साथ में बिठाने का यही मतलब भी होता है कि हम कुछ बातें बच्चों को भी सिखाकर भेजे बाद में कि भाई सिर्फ आपको सुनना नहीं था बल्कि कुछ और सीखना भी था हमसे भी डायरेक्टली यहाँ पर, इसलिए भी उनको बिठाने की मैं कोशिश करता। तो बच्चों से मैं बात करूंगा आखिरी के 5 मिनट में, लेकिन मैं पहले आपसे सिर्फ इतना कह दूं, देखो ये प्री मैट्रिक का ईयर है, हालांकि अभी थोड़ा सिस्टम बदलता जा रहा है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो 4 साल का एक नया सिस्टम शुरू हुआ है इनका आज, यानी इस साल। अब जो नया सिस्टम है उसमें एक अलग सिस्टम हो गया 8वीं तक। अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 क्लास का जिक्र हमारे अब्दुल करीम बागवान सर ने किया, जो मराठी के उस्ताद भी है, इन बच्चों के क्लास टीचर। तो मैंने ये जो सर ने 4 क्लास का जिक्र किया, ये 4 क्लास का पूरा एक सेगमेंट बना दिया गया अलग पूरा सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और अभी धीरे धीरे करके आपको जब तक ये हो सकता है अगले साल 10वीं में पहुंचेंगे जब, और फिर 11th 12 में पहुंचेंगे, बच्चों का ध्यान मेरी तरफ है ना, सुन रहे हो ना, कि मैं बीच में अचानक किसी से सवाल भी करूंगा। तो 4 साल का ये जो सिस्टम बनाया गया है, ये 4 साल के सिस्टम में बहुत सारे ऐसे मामला होंगे कि तब्दीलियां आपको दिखाई देगी। पहले तो ये भी सुनने में आया था कि बोर्ड का इम्तिहान खत्म करने वाले, लेकिन बोर्ड का इम्तिहान को खत्म नहीं कर रहे हैं, हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसकी जगह नहीं, तो इसलिए अभी आपको उससे छुटकारा नहीं है, अभी तो नहीं है, कम से कम अगले 2 से 3 वर्षों तक डायरेक्ट 12 का एग्जाम होने वाला है, लेकिन हर सेमेस्टर होने वाले, यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक कितने 4 साल हुए, और 4 साल के कितने सेमेस्टर हुए? 8 सेमेस्टर क्लियर करना है आपको, 8 सेमेस्टर। ये नई एजुकेशन पॉलिसी अखिल सर अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इनके स्कूल में बहुत बड़ा काम भी हुआ, बाकायदा सैकड़ों असातिज़ा को जमा करके उसके ऊपर ट्रेनिंग और ये सब काम हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज आपको भी पता होना चाहिए कि 8 सिस्टम पर पूरा 4 साल को तकसीम करके एक नया सिस्टम बनाया गया है। सिस्टम सेमेस्टर क्लियर करते जाओ और फिर होगा, लेकिन अभी चूंकि वो एक तो हुकूमत का सिस्टम होता है, फिर हुकूमत अपने हिसाब से उसको तब्दीलियां लाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और ये सारे मामला हैं, इदारे वैसे पहले के हिसाब से बने हुए हैं 10वीं तक, जैसे मेरे यहाँ 11 12 है नहीं यहाँ पे, तो ये सारे सिस्टम है। तो ये जो तरीका है कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे सामने आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम के दौरान आपको बहुत चीजें समझ के बच्चों को तैयार करवाना जरूरी है। लेकिन मैं फिर भी माजी के उस तरीके पर जिससे हम लोग इम्तिहान देकर आए हैं अभी तक, कि भाई मैट्रिक का इम्तिहान होता है, मैट्रिक बोला जाता था एसएससी इम्तिहान पहले, और वो बहुत अहम होता है। मैट्रिक का इम्तिहान बोले तो भाई वो पहला मोड़ है जो किसी बच्चे की जिंदगी में आने वाला है, और वो शख्स जो है मुस्तकबिल का एक ऐसे रास्ते पर जाकर खड़ा हो जाएगा जहाँ से कई रास्ते दो राहें निकलते हैं और अलग अलग सिमतों में चल जाते हैं। तो वो रास्ता वहाँ से चुनने की उसकी जो पहली मंजिल है वो एसएससी क्लास, ऐसा कहा जाता था और कहा जाता है आज भी। हम जब 9th में पहुंचे थे तो हमारे असातिज़ा ने हमको पहले पूछा जाता है कि तुम मैट्रिक नहीं, उससे भी ज्यादा है, यानी प्री मैट्रिक में हो, प्री मैट्रिक में। ये हमारा मेरे उस्ताद का, हमारे हेडमास्टर का जितना मुझको याद है, तो तुम प्री मैट्रिक में पहुंचे, और प्री मैट्रिक का मतलब होता है मैट्रिक से पहले का साल, यानी बहुत अहम साल। अगर तुम वो जो हम बातें तुमसे कहते हैं, अगर तुम उस पर यहाँ पर अमल कर जाओगे तो अगला साल तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, आसान होगा, और उसमें तुमको कोई परेशानियां नहीं आएगी। और अगर तुम वैसा काम नहीं करते हो, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए कुछ इक़दाम नहीं करते हो, तो ये जो प्री मैट्रिक है ये तुम्हारा लास्ट साल बन जाएगा तालीमी निज़ाम का। ये बहुत है, तो इसलिए इसको आज आप लोग भी, यानी ये बच्चे जो बैठे हैं और उनके पेरेंट्स, प्री मैट्रिक के तौर पर ही ले, प्री मैट्रिक का साल है, यानी अगला साल वो होगा क्योंकि आपका इम्तिहान बहरहाल बोर्ड से होना है, और वो बोर्ड में कोई सिस्टम नहीं उसमें बदला है, कोई तब्दीली नहीं की है। तो फिर अभी
आपको जाग जाना चाहिए। अगर आप सोए हुए हैं तो उसमें, ताकि आपका अगला बोर्ड का जो साल है वो अच्छे से गुजरे, उसमें आपको कोई परेशानी ना हो, आप अदम एतमादी का शिकार ना हो, परेशानी का शिकार ना हो, कंफ्यूजन का शिकार ना हो, उलझन में ना पड़े। ये सारी चीजें जो है वो आज आप दूर करने के लिए कुछ इक़दाम शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको यहाँ पर वालिदैन को बुलाया कि वो देखें और सपोर्ट करें, ताकि अगला साल जो है बच्चे के लिए अच्छा साबित। टीचर ने जैसे वक्त की पाबंदी के ताल्लुक से बताएं, सफाई के ताल्लुक से, यूनिफॉर्म की पाबंदी के ताल्लुक से बताएं, फिर उसके बाद में बाल, मैं आया तो बाल के ताल्लुक से वो मैडम बोल रही थी। तो आप खुद सोचें कि कितनी छोटी छोटी बातों से हम हर काम को शुरू कर रहे हैं। अभी स्कूल शुरू हुए 1 महीना से 4 दिन ज्यादा हो गया। हमने 10 जून को शुरू किया था और 10 जून से 10 जुलाई और आज 15 जुलाई आ गई है, 1 महीना हो गया है। और अब जो यूनिट टेस्ट होने वाले हैं उनमें समझ लीजिए 15 दिन और 7 दिन, 21 दिन, यानी 3 हफ्ते बाद यूनिट टेस्ट शुरू हो जाएंगे। अगस्त के पहले हफ्ते के आखिरी, पहले हफ्ते में 7 तारीख या 8 तारीख, और फिर 15 अगस्त के पहले वो खत्म भी हो जाएगी। और फिर 15 अगस्त के बाद हम आपको पेरेंट्स डे के लिए बुलाएंगे फिर से, जिसमें आपको बच्चों के रिजल्ट वगैरह बताएंगे एक टीचर। जहाँ पे मुमकिन होता था मैं भी आपसे उन चीज़ों पर करूँगा जो मैं कमजोरियाँ पाऊँगा। तो अब जरा गौर करें कि भाई हमारे पास में वक्त कम है, काम ज़्यादा है, तो काम करने की जरूरत है या नहीं, है या नहीं। दूसरे ये कि ये सब तो सब ये सोचते हैं कि भाई हो जाता है, पास तो हो जाएंगे सब, लेकिन पास होना या किसी तरीके से एक सर्टिफिकेट लेकर अगली क्लास में चले जाना, ये मसले का हल नहीं है। हमारी बहैसियत वालिदैन की जिम्मेदारी है, क्योंकि वालिदैन के तौर का जो दर्जा है वो आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। तमाम लोग यहाँ पे, मेरे भाई मेरी बहनें जो बैठी हैं, वो सब जानती हैं कि क्या मकाम हमारा। हमको जो ही औलाद से अल्लाह ताला ने वो इस नेमत तो हमको नहीं बख्शा है, बल्कि औलाद जैसी ये नेमत हमको दी है, तो जिम्मेदारियों के साथ हमको समझाया है कि अब तुमको इनकी परवरिश कैसे करना है, इनकी तरबियत कैसे करना है, इनको किस तरह से पाल पोस कर बड़ा करना है, ताकि ये समाज के लिए एक मुफीद फायदेमंद सरमाया साबित हो मुस्तकबिल का। तो ये जो चीज़ है, अगर जो वालिदैन समझ लेते हैं, उनके बच्चे यकीनी तौर पे उनके लिए मुस्तकबिल में सरमाया साबित होने वाले हैं। और जो वालिदैन इन बातों को नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि नहीं ऐसे ही चल जाएगा मामला, इसमें क्या जरूरत है, ये तो सब मामूली की बातें हैं, क्या जरूरत है मुझको। तो एक तो ये कि वो अल्लाह ताला के सामने जवाब दे, और वहाँ जवाब देते बंद नहीं पड़ेगा जहाँ सबको जाना है। तो औलाद से तुमने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी, तुम एक साफ सुथरे इंसान थे, नेक इंसान थे, लेकिन औलाद के ऊपर वैसा ध्यान नहीं दिया जैसे कि तुमसे तवक्को की जा रही थी, जो एक्सपेक्टेशन तुमसे लगाई गई थी, फिर तुम इस तरह से अपने औलाद की तरबियत करो, तो वो काम तुमने नहीं किया। और इसलिए तुम्हारी औलाद में कमजोरियां थी, अखलाकी कमजोरियां थी, समाजी कमजोरियां थी, तालीमी शख्सी कमजोरियां थी इंफरादी तौर पर, और वो कमजोरियां दूर करना इसलिए अव्वलीन जिम्मेदारी है वालिदैन। स्कूल ने जैसे बताया कि स्कूल बहुत काम करता है, स्कूल खामोश नहीं बैठा है। इन बच्चों से आप रोजाना पूछें कि इस सिलसिले में बहैसियत हेडमास्टर में जल्दी आने की बात नहीं कर रहा हूँ, सर ने जिक्र किया मैं कौन से वक्त पे कैसे आता हूँ और कैसे बैठता, कोई मैं उसको स्पेशल नहीं समझा, बल्कि वो मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि उससे हटकर भी हम हर तरह से आपके बच्चों की केयर टेकर के तौर पे जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वो कितनी बारीक बीनी से उसके ऊपर काम किया जा रहा है, वो यूं ही नहीं किया जा रहा। कई बार ये होता है कि स्कूल बोलता है कि भाई हम तो सिर्फ पढ़ाने के लिए, हम क्यों दीगर मामलात में जाएंगे। तो बाहर से कोई मैटर आया कि ये बच्चा मैं पकड़ के लाया हूँ, या ये मालूमात मेरे पास है, इसका आई कार्ड जब्त किया, इसका बैग जब्त किया, फिर ये आपस में लड़ रहे थे, या हमारी दुकान के सामने जो है गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपस में एक दूसरे से गलत बर्ताव कर रहे थे। तो अक्सर स्कूल ये कहते हैं बाहर का मैटर है, कहाँ हुआ, स्कूल के बाहर, ठीक है चलो जाओ बाहर, हमारा नहीं। ये रवैया ज्यादा से ज्यादा, बल्कि 95% स्कूलों का होता है।
एक कोई स्कूल इस स्कूल जैसा शायद मिलेगा, ये बोलेगा कि मैं इनके पेरेंट्स से बात करूंगा, मैं इनको बुलाऊंगा, कल इनको मैं समझाऊंगा। और हम बच्चों के जो है वो काउंसलिंग करते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज नहीं है, कि तुम्हारे वालिदैन के लिए तुम्हारे लिए बड़ी नुकसानदेह चीज है। तो ये जो चीजें इतनी हम काम कर रहे हैं, तो एक आपके बच्चे के भलाई के लिए कर रहे हैं। सिर्फ स्कूल में पढ़ाने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि तरबियत का पूरा काम एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कि बच्चों के ऊपर काम किया जाए। मैंने इससे पहले भी कभी जिक्र किया कि हमने डांट मांगने का भी दिन मनाना पड़ा है। क्यों मनाना पड़ा है डांट मांगने का दिन? जरा बताएं मुझे कि डांट मांगने का कोई दिन हो सकता है क्या? अरे वो तो एक पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए, उसकी सफाई के लिए, तो हर शख्स की अपनी इंफरादी जिम्मेदारी है कि मैं उठूं सुबह तो मैं ब्रश करूं, मिसवाक करूं, जो भी मेरा सिस्टम, ताकि मेरा मुंह साफ रहे। लेकिन ये काम यहाँ पर हमको करना पड़ा क्यों? जब हमने बच्चे से मुंह खुलवाया तो उसके दांत में हमको मैल दिखाई दिया। दांत, ये तो मैल की बात तो बहुत आगे की है। दांत जब मुंह खुलता है तो यहाँ पे रेशे टूटते हैं, ऐसे भी हमने वाले बच्चे देखे हैं यहाँ। अब आप सोचें, हम भी बोलते हैं ठीक है भाई, जाने तो आंख में से ये सब कितना गंदगी हो रही, तो हम बोलते चल मुंह ठीक। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आप जरा मुझे बताएं, किसकी जिम्मेदारी है? वालिदैन क्या करते हैं ऐसे वक्त में? क्या करते हैं? उन्होंने अपने बच्चे के ताल्लुक से कौन सी जिम्मेदारी निभाई? तो ये जो काम है 5वीं से लेकर 10वीं तक हर क्लास में हर बच्चे के ऊपर टीचर जो है उस पर नजर रखे हुए कि मैं जहाँ रहा बैठी है, इनको पूछे कि ये नाखून किस करती है बच्चों, नाखून हफ्ते में 2 दिन बाकायदा 2 दिन है, तो ये चेक कर तो ये काम तक टीचर कर रहा है। आप सोचें अभी उसका क्या, उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी शख्सियत से जोड़ने का काम करता है। तो दुकान बोलेंगे आप पढ़ाने के लिए, मैं नहीं समझता, ये बहुत ही गलत बात होगी अगर कोई शख्स ऐसा सोचता है। तो हम पढ़ाने के लिए, हम पढ़ाने के लिए बुनियादी ड्यूटी हमारी वही है। लेकिन अभी आप बताओ कि उसके केयर टेकर के तौर पर, उसकी देखभाल करने वाले के तौर पर, अगर हमने उसके नाखून नहीं चेक किए तो वो जो खाना खाता है रिसेस के दौरान, वो आता है वॉशरूम से, हाथ जैसे तैसे धोया और यह अक्सर नहीं धोते हैं, ये भी बड़े दुख की बात। और फिर उसके बाद उसको जो है खाना खाना है या अपना नाश्ता करना है, तो जो जरासीम उसके नाखून के साथ गंदगी लगकर उसके पेट में जा रही है, उसके लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है। दूसरी एक चीज कि अब आप बोलते हैं, हमने कहा कि भाई अटेंडेंस बहुत कंपल्सरी है। अटेंडेंस की कितनी कमी है लड़कों में? ठीक है, सुबह का स्कूल है, सुबह से रहता है ना शहरों में, कोई स्कूल जो है वो 2 शिफ्ट के बगैर चल ही नहीं रहा है। कारपोरेशन में कि जो स्कूल है सर यहाँ बैठे हैं जाकर, मैं आप इनसे पूछेंगे हर स्कूल 2 शिफ्ट में चलती है, हर स्कूल। तो फिर प्राइवेट स्कूल जो ऑलरेडी जहाँ रहा छोटा है, तो कैसे बगैर शिफ्ट के चल जाएगी? तो सुबह से एक शिफ्ट चलेगी, दूसरी शिफ्ट जो है तो दोपहर में 12:30-1 बजे शुरू होती। तो अभी आपको खुद समझना चाहिए कि भाई वक्त की तब्दीली नहीं हो सकती है। सुबह उसको 7 बजे शुरू करना है ताकि वो वर्कलोड पूरा हो। वो जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन इसको दिया है टीचर को आधे घंटे का पीरियड पढ़ाने के लिए, वो पूरा होना चाहिए। कई बार वो भी काम होता है, हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसके टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर पढ़ाते हैं। ये सारी जिम्मेदारी हम पर है। तो फिर अभी इसलिए मसाइल से जूझना, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना क्या सिर्फ अकेले हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वालिदैन आपकी पहली जिम्मेदारी वाले देखने के वो सुबह उठे, जाए वो स्कूल और बाकायदा वो हर पीरियड में पूरा अटेंटिव होकर हर चीज सीखे, लिखे, टीचर की हिदायत जो कुछ उसको मिलती है उस पर अमल करे, जो कुछ काम दिया जाता है उसको पूरा करे, ये तमाम चीजें उसको सिखाई जाती है। लेकिन वो फिर भी नहीं होता। एक बच्चा आज हाजिर है तो दूसरा कल हाजिर है, तीसरा। तो एक क्लास में जहाँ पे 60 की स्ट्रेंथ है या 65 की स्ट्रेंथ है, वहां से 12 बच्चे मैंने पाया कि एब्सेंट पाए गए। 12 बच्चे, क्या होता है ये लड़के? और वही स्कूल लड़कियों का दोपहर में शुरू होता है, लड़कियां दौड़ दौड़ के पानी में इतने दौड़ रही हैं, पढ़ रही।
आगे बढ़ रही हैं। वो भी तो आप ही के घर से आ रही है कि कोई दूसरे बस्तियों से ला रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करके? आप बताएं मुझे। यही बस्ती से, इन्हीं मोहल्ले, इनकी बहुत सारी बहनें होंगी, उनकी जिम्मेदारी का एहसास उनके अंदर, वो बच्चों के अंदर देखें और इन लड़कों के अंदर में एहसास में जिम्मेदारी चेक करें कि कितना है उनके मुकाबले। गिने चुने घर होंगे कि जो इन बातों पर जिनकी तरफ मैंने तवज्जो दिलाई वो ध्यान देते होंगे, वरना ज्यादातर लोगों को कुछ नहीं पड़ा है। ठीक है, जा नहीं जा। अब जरा वो, मैं क्योंकि मसाइल पर ही बहस नहीं कर रहा, मैं उनके हल के साथ में आ रहा हूँ। लेकिन रीजन बीच में आई कि भाई वो मसले आए हैं तो उसके रीजन क्या हुए। सिर्फ ये काम करना कि मैं बोल दूं जल्दी आओ जल्दी आओ। परसों के रोज 4 दिन 6 दिन पहले, ये एक हफ्ते से सिलसिला शुरू हुआ यौम वालिदैन का। आपको पता होगा, एक बार नोटिस और आ चुका था कि आपको आना है। तो बीच में उस दिन मंगल के रोज एजुकेशन ऑफिसर ने जो है वो ताकील डिक्लेयर कर दी, स्कूलों को बंद कर दिया कि बारिश की खबर। अगर ठीक है बारिश उस दिन हुई नहीं बल्कि धूप निकल गई, लेकिन खैर अल्लाह ताला को निजाम, गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट अपना जो काम करना है वो करता है और कर रहा है, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन चलिए छुट्टी हो गई उस दिन से। उससे पहले मैंने 10वीं के कुछ अच्छे बच्चे हमने निकाले, उनको उनसे बात, सब अच्छे मेरिटोरियस बच्चे हैं, डिस्टिंक्शन वाले, तो 30 से 35 बच्चों का हमने चुना। मैं उनको ये जिक्र करते करते आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि प्री मैट्रिक से और मैट्रिक के बाद से एसएससी की बात से मेरी बात शुरू हुई थी 10-15 मिनट पहले। मैं आपको बताऊं कि इस साल हमारे स्कूल का तालिब-इल्म पूरे शहर में फर्स्ट आया है। पूरे शहर में तमाम इसमें ये जो है हमारा तालिब-इल्म अंसारी अब्दुल्ला मुख्तार अहमद फर्स्ट आया। अब ये सुनने के बाद इसमें 95% आया, तमाम शहर के बच्चों में वो फर्स्ट है। अब मैं आपको बताऊं कि क्या आपने ये जुमला सुना कि उसने 95% लाया तो वो कोई बहुत स्पेशल बच्चा था? स्पेशल तो वो था अपनी जहानत के एतबार की जिम्मेदारी। क्या वो कोई बहुत हाई-फाई फैमिली से आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके वालिद दिन भरते हैं, रज भरते हैं, जो बोलते हैं कारखाने, और वो एक चौल के कमरे में हम पड़ा भी रहता है। तो फिर हम कैसे क्या ये सोच सकते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं? इसलिए वो फर्स्ट आया है क्योंकि उसके वालिद का, उसके वालिदा का उसके ऊपर ध्यान लगा था, पूछ रहे थे। वो बच्चा बहुत ओवर सेंसिटिव था, ज्यादा जिम्मेदार था दीगर के मुकाबले में। जब वो जाके आया है तो क्या वालिदैन को जो है जिम्मेदार बनाना और बच्चों को ओवर सेंसिटिव बनाना अपने खुद के ताल्लुक से कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, वो करता है, क्या क्या कोई गलत काम हम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि यही जो पहले कहीं पर ये नाम है जो आज अंसारी अब्दुल्ला का आया है, तो ऐसे ही कल आपके बच्चे का वहाँ दिखाई दे सकता है। बस मेहनत करने की जरूरत है, तो कर सकते हैं। आज से 2 बरस बाद होना है ये 9वीं क्लास। मैंने वो 9वीं को बुलाया, उस दिन वो हो गया, फिर 10वीं के तीनों डिवीजन के पेरेंट्स से बात की, फिर 2 डिवीजन ऐसे करके कि बच्चों को भी बैठाना है, उनके बगैर मैं समझौता नहीं करूँगा। तो मैंने 8वीं, 7वीं, 6वीं और सैटरडे को 5वीं क्लास में जाके वो सिलसिला करता हूँ। फिर ये 9वीं का जो रह गया था, तो आज हमने इनको आपको बुलाया है कि भाई इनसे भी बात करना जरूरी है ताकि हम हर एक पेरेंट से कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट और जिनके बच्चों में, ये भी बड़े दुख की बात है इसमें कि जिन बच्चों के मसाइल निकल कर आ रहे हैं उन्हीं के पेरेंट आए हुए, तो रीजन भी आप समझ रहे होंगे। वरना मैं, हो सकता है आप बोले कि सर मैं तो ये सब करता हूँ और मैं ध्यान देता हूँ मेरे बच्चों के एक मामला, लेकिन एब्सेंट कौन है? वो जिनके मसाइल यहाँ पर निकल के आएंगे। अभी आप अटेंडेंस की कमी का रिकॉर्ड निकालो दोनों क्लास टीचर की मदद से, तो वो उनके पेरेंट यहाँ मौजूद नहीं। आप वक्त पे आने का वो रिकॉर्ड देखो गैर जरूरी ताकीर का, तो वो वही पेरेंट निकलेंगे। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे मामला उन्हीं पेरेंट के पाए जाएंगे जिनके पेरेंट यहाँ, उन्हीं बच्चों के जिनके पेरेंट नहीं। तो कितने दुख की बात है कि हम अपने बच्चों के ताल्लुक से जागने को तैयार नहीं है। कैसे हो गए? अभी वो जो एसएससी का जिक्र किया मैंने, उसमें हमने जो क्लास शुरू की तो उसमें 14 बच्चे हमारे इस साल डिस्टिंक्शन में आए हैं, जो हमारे पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। कुल और स्कूल का जो परसेंटेज है वो 96% आया है, यानी सिर्फ 4, 5 से 6 बच्चे नाकाम हुए इम्तिहान में, बाकी तमाम कामयाब हो गए। तो ये सारी जो
मेहनत है जो स्कूल ने की है, उसमें वालिदैन का सपोर्ट मिला था। बच्चों ने जिम्मेदारी का जो सबूत पेश किया था कि नहीं यार हमारे ताल्लुक में कुछ जिम्मेदारी हमारी बनती है, जब जाकर वो परसेंटेज, जब वो कामयाबी का जो ग्राफ है ऊपर बढ़ा। ऐसे नहीं बढ़ा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहली बार इस स्कूल से कोई तालिब इल्म फर्स्ट आया, इससे पहले भी फर्स्ट आया है। कोई भी कामयाबी जो है वो अपना रिफंड भी देती है। आपने आज मेहनत की तो कल जाके आपको उसका रिफंड मिलना है। आप ये नहीं सोचेंगे यार ये मैं यूं ही कर दूंगा, इसका पता नहीं क्या होगा। ये भी हमारी कौम की कमजोरी है कि हम बच्चों के सामने बेइंतहा नाउमीदी की बातें करते हैं, बेइंतहा। जब देखो जब उसके सामने अरे क्या हुआ, जो किसी का क्या हुआ तो तुम्हारा कुछ होगा। अरे जाने दो, वो पड़ोस में देखो ग्रेजुएट पढ़ा है, उसका कुछ नहीं हुआ है, बेरोजगार तो फिरता है। अरे वो तो लूम में काम कर रहा है, अरे वो तो पैसा है, तुम्हारा क्या होगा। अरे ये बातें भर भर के उसके दिमाग में इस कदर सख्त अंदाज में पूरी शिद्दत से भर दी जाती है कि ये 9वीं तक 10वीं तक पहुंचने के बाद बोलता है कि मैं मुझसे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए हम हर पेरेंट में मैंने एक बात को शिद्दत से कहा कि इसके सामने नाउमीदी की बात न करें। अल्लाह ताला का निजाम है, वो कायनात को चलाने वाला है, हमारा निजाम नहीं है वो कि हम उसको बदलेंगे। उसने हर चीज के लिए, हर अपने जो है मखलूक के लिए रास्ते तय करके रखे। वो हमारा क्या है उसमें, वो करेगा सबके लिए। लेकिन वो तदबीर जिसको बोलते हैं, तकदीर के साथ में तदबीर करना जरूरी है। और जब तक आप तदबीर नहीं करते हैं उस वक्त तक वो कामयाबी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि आपको मिलने वाली है। अल्लाह ताला ने तदबीर में लिखा है कि ये बहुत कामयाब इंसान बनेगा। ठीक है, वो हमको पता नहीं है क्योंकि वो खुलते नहीं है राज, लेकिन वही राज किसमें खुलते हैं, मेहनत में खुलते हैं। ये बच्चा मेहनत कर लेगा कि इसके दिन बदल जाएंगे। मसाइल बहुत हैं, शोर सब होंगे, लेकिन नाउमीद मत कर, सब है मसाइल। मैं खुद इनकार नहीं कर रहा हूँ, हमारी कौम पसमानदा है, रही आजादी के बाद से लेकर आज तक इस मुल्क में बड़े चैलेंजेस रहे। अब मुझको क्या बोलने की जरूरत है। आप लोग जानते हैं सच्चर कमीशन की रिपोर्ट जानते हैं। सच्चर कमीशन ने वो पहली हुकूमतों ने ला लिया वो कमीशन, वरना वो आता भी नहीं, कोई दूसरा होता। उस हुकूमत ने माजी में एक कमीशन बिठाया, उसमें माइनॉरिटी जो है मुस्लिम की हालत कितनी खराब है जरा पता लगाओ। और कमीशन ने कई वर्षों तक काम किया, अपनी रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट को सच्चर कमीशन रिपोर्ट कहते हैं। वो सच्चर कमीशन में क्लियर हो गया कि ये लोग इल्म में पीछे, तालीम में पीछे, पैसे के हालात से यानी माश के एतबार से पीछे, हर एतबार से पीछे। तो मैं तो उससे नहीं बात कर रहा, मैं तो बस उस मसले के हल पर बात कर रहा हूँ कि वो कब तक रोना रोएंगे कि वो रिपोर्ट भी अब 15 साल 20 साल पुरानी हो गई है। अब वो रिपोर्ट भी, तो फिर वो रिपोर्ट कौन बदलेगा, उसके डेटा को कौन बदलने वाला है। वो ताकत सिर्फ इन बच्चों में कि ये बदलेंगे वो जाके उस रिपोर्ट के पूरे डेटा बदल सकते हैं कि नहीं ठीक है हम करेंगे, लेकिन हमारी बेइज्जती है कि कट नहीं। बच्चा सोए, अभी मैं बताऊं वो जो देर में आने का मसला शुरू किया वो क्यों जरूरी है डिस्कस करना। तो एक 7वीं क्लास के बच्चे से सर आपने पूछा कि बेटा तुम देर से आ रहे हो और फिर आकर यहाँ पर बेंच पर सर डाल के सो जा रहे हो, ये पाया टीचर ने। तो उसको पूछा गया कि क्या आप जरा बताओ, मैंने आके बहुत सारे बच्चों को चेक किया है कि नहीं करता हूँ कि नहीं, क्योंकि पूरे सिस्टम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, मालूम है ना आपको। कोई भी चीज छुपी नहीं, हर चीज सामने। यार जवाबदारी आपकी है तो मेरी नहीं, कुछ नहीं, इसलिए मैं उसको पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ पूरा करने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे बता, उस बच्चे ने पूछा गया सर डाल के सो जाते हो, देर में आ रहे हो, यानी 15 से 20 मिनट 25 मिनट लेट, फिर भी टीचर बिठा रहा है। बच्चा पहले तो झूठ लगाता है घर पे जाके कि हमको भगा दिए, क्यों भगाऊंगा मैं, लेकिन भगाने का मतलब क्या है, बगैर एक्शन के कैसे मैं जा सकता हूँ। 6:55 पर जब स्कूल शुरू हुई तो फिर कैसे क्या मुमकिन है कि वो 6:55 से 7:25 तक मैं उसको माफ कर दूं। इतना लेट कैसे, एक पीरियड की पूरी पढ़ाई हो गई, टीचर ने पढ़ा दिया, बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शन हेडमास्टर के जरिए देने थे या टीचर के जरिए, वो सारे पास ऑन हो गए, फिर भी वो बच्चा गया नहीं, तो ये भी चेंज आएगा कैसे। तो इसलिए हम उनको चाहते हैं कि बच्चे ने पूछा था कि क्यों होता है, तो मैं रात में 1:30 बजे सोता हूँ, तो 1:30 बजे रात में सोता हूँ। तो मुझे क्या करते हो 1:30 बजे, 12:30 बजे तक खाना खाते हैं,
12:30 बजे खाना दस्तरखान लगता है घर में। अब एक घर में एक कमरा है, अब जरा मुझे बताइए, कमरा एक और वो 12:30 बजे खाना खाए, क्या करता है 1:30 बजे तक, 1:45 बजे तक? तो बोले हम मैं वीडियो गेम खेलता हूँ, वीडियो गेम। अब आप मुझे बताएं कि वालिदैन क्या करते इस घर में? वालिदैन का रोल क्या है कि जो बच्चा वीडियो गेम रात में खेल रहा है, फोन स्मार्टफोन खुला, इंटरनेट उसके एक्सेस पे, तो फिर उसके वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है और क्या कर रहे हैं? सवाल हम पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? क्या मैं सवाल पूछने पर गलत हूं? तब लगेगा कि ठीक है, अरे ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत फायदे के लिए बनाया गया, इसमें इंटरनेट दे दिया गया, पूरी दुनिया अपनी जेब में है, पूरी दुनिया, लेकिन इस पर कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी उसके इस्तेमाल करने वाले की है। तो अभी आपने एक फोन दे दिया, ले यूज कर, क्या जरूरत है इनको फोन देने की? ये तो पर्सनल जिम्मेदारी, और हम उसको खुला छोड़ देते इतने बच्चे को, ले भाई देख क्या देखना है। अब आप बताएं, वो कोई कार्टून फिल्म भी देख रहा है या फिर गेम खेल रहा है, ऊपर एक ऐड आती है, बात देखा है कि आप, वो ऐड खुलती है, ऐड के लिए होती है कि भाई आप ऐड इंस्टॉल करें, और वो ऐड इतने गलीज भी हो सकते हैं, गंदे खराब हो सकते हैं, जिसकी आप इंतहा तसव्वुर नहीं कर सकते। और उसके ऊपर जैसे क्लिक करेगा तो जो सामने खुलने वाला है वो बहुत ही गंदा होता है। अब आप मैं ऐसा जब जाएंगे तो हम वापस होते हैं कि नहीं यार, मैं तो मैच्योर हूँ, मैं जिम्मेदार शख्स हूँ, मैं इसके नुकसान को जानता हूँ, लेकिन ये नौफे जहन ये क्या समझेगा उसको? वो बोलेगा ठीक है ये समंदर है, मैं इससे पूछना चाहता हूँ, बोलते लगाता हूँ, और वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसके लिए वापसी का कोई रास्ता वहां नहीं रहता है। और इसीलिए टॉयलेट में जाए यहाँ के वॉशरूम में लड़कों के, तो वहां पर उनकी कहानियां पूरी दर्ज है दीवारों पर, मुझको बताने की जरूरत नहीं है क्यों क्या देखते हैं। ये कमजोरी स्कूल की है, बताए मुझे। आप बोलेंगे कि इतनी देर से ये जो बात हो रही है इसमें पढ़ाई का जिक्र क्या है? मैंने इनकी नक्श नवीसी पर पिछले 6 बरस से काम शुरू किया कि आप लिखना पढ़ना सीखें, लिखना आया, कमजोरी आपकी दूर हो लिखने की। जितना आप लिखने वाले बनेंगे तेजी से, क्योंकि इम्तिहान लिखने का होने वाला है, आखिरी इम्तिहान लिखने का होता है, जो कुछ होगा तहरीर का होगा, उसमें टेस्ट किया जाएगा कि आप कितने मार्क्स के काबिल है नहीं। ओरल इम्तिहान मिला हुआ है उसके बीच में, वो मिल जाएगा जो मिलना है उसका स्कूल के परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन असली इम्तिहान फिर भी उसके लिखने पर ही तय होगा कि कितने मार्क्स उसको मिलने। और वो लिखना ही नहीं जानता है, वो लिखना जानता है तो स्लो लिखता है, वो स्लो लिखता है, कई बार काट छांट करता है, गलत लिखता है, वो लिखता है तो बहुत खराब लिखता है, उसका खत इंतहाई खराब है कि टीचर पढ़ नहीं सकता है, टीचर क्या खुद वो भी नहीं पढ़ सकता है बाद में उसको लिखने के बाद कि मैंने क्या लिखा। तो ऐसे लोग भी मौजूद है यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट। फिर अब ये काम करने के लिए हमने काम दिया, लेकिन कितने बच्चे जो है करते हैं? आप बोलेंगे 30 मिनट के पीरियड में एक टीचर मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जैसे मुश्किल मज़ामीन पढ़ाए, मराठी जैसी वो जबान जिससे ज्यादातर बच्चे पता नहीं क्यों अल्लाह वास्ते का भय रखते हैं, वो महाराष्ट्र में जिसमें रहते हैं, वो जबान पढ़ाने वाला वो टीचर वो कैसे, जब उसको कुछ उर्दू नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, उसको मराठी पढ़ाता है और मास्टर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ये सब चीजों के साथ में वो पढ़ाना मुमकिन हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए उनको कहते हैं कि भाई हम सरकारी तौर पे देखते हैं, बच्चा करने को तैयार है। कितने दिन से काम किया गया है, कितने काम चेक किया होंगे आपने देखा है, लेकिन वो प्रैक्टिस किसकी होगी? अगर वो कर ले तो फायदा किसका होने वाला? अब आप बोले कि भाई ठीक है, इसमें जितनी बातें आपने की वो ज्यादातर मॉरलिटी से ले। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जितनी बातों पर हम काम कर रहे हैं, मैं बहुत सारी बातों को जानबूझ के उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बात तभी लो, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर ये सब बातें यानी कमजोरियां, अखलाकी और ये सब निकल जाए इसके अंदर से बच्चे के, तो इसका फायदा कहां पर होना है? बताएं मुझे कहां पर होना है? उसकी पढ़ाई, क्योंकि वो चीज बचेगी उसके अंदर, वो नहीं हम निकाल रहे हैं बल्कि वो भर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिवली। तो जब इतनी बुराइयां निकाल देंगे, इतनी बुराइयों को रोकने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसके अंदर भी बचेगा कि मेरा गोल क्या है, मेरे सामने एक मंजिल हो, मैं कुछ बनना चाहता हूँ मुस्तकबिल में। आज मैं 8वीं में हूँ, 9वीं में हूँ, मैं कल का मुस्तकबिल का
डॉक्टर। जो बच्चे हंस रहे हैं जरा ध्यान दे, तुम कहाँ मिलोगे मुझको पता है, मुझको पता है बेटा। ऐसे बहुत सारे लोग मुझको मिलते हैं, कुछ आते हैं यहाँ पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ जो वकील हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ हैं, सब कुछ सीखा उन्होंने यहीं से। और वो आते हैं मुझसे बोलते हैं कि सर मैं हूँ इस स्कूल का बड़ा कंट्रीब्यूशन। छुट्टियों में एक तालिब सिर्फ रील बना के गया था अपने घर रह के, वो बहुत बड़ा सीए इस शहर का, और वो बोलता है कि मैं आया था, उसने रील पे लगाया कि आज बहुत दिनों बाद अपने स्कूल के सामने से गुजरा। मेरे चैनल पे कहीं है बहुत पहले, बड़ा अच्छा लगा कि इसी की तरबियत की वजह से मैं कुछ बन पाया। उसने अपने फिल्मी अंदाज में उसको बनाया गया। मैंने बाद में उसका वो देखा तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बंदा। तो अभी आप बताएं कि वो आया, उसको नहीं मिला, गेट बंद, उसके सामने वो करके गया। ये तो लौटने वालों की एक कैटेगरी हुई। कुछ आते हैं बहुत कामयाब रहते हैं और वो बोलते हैं कि सर चलो जरा क्लास दिखा दो, चलो प्लीज, आपने इतना मुझको अहमियत दी, मैं आया, आपने बुलाया, या मैं यूं ही आ गया, आप चलकर बताओ मुझको बेंच देखना है, यहाँ पे मैं बैठा था। तो मैं बोलता हूँ यार तुम्हारे हिसाब से तो फिर मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम पहले बेंच पर बैठते हो। बोलता नहीं सर मैं वो आखिरी वाले पर बैठता है। अभी सर ने लास्ट बेंच की बात, बैक बेंचर के टर्म है तालीम की जबान में, जिसको बैक बेंचर यानी जो कुछ नहीं कर पाए वो बैक बेंचर की भूल हमाल करने के लिए बैठे हैं, शोर हाँ ये करने के लिए बैठे हैं। लेकिन बैक बेंचर भी कई मरतबा कमाल करके दिखाए। अब वो कमाल करने वाले इनमें मौजूद हो सकते हैं, मैं उनको डिग्रेड या एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी तरक्की की बात कर रहा हूँ कि वही निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और पहला वाला जो है मुंह देखता रहेगा कि यार मैं पहले बेंच पे बैठता, क्योंकि सब तो वही होंगे ना कि इनके जैसे पहले बेंच पे बैठे या मैं पहले बेंच पे बैठता था तो मैं आज यहाँ पर पहुंचा। बहुत सारे जो है अलग, तो मैं ये चीजें पॉइंट आउट करता हूँ उसमें। अभी दूसरी कैटेगरी भी आती है बेटा, ये पर से बात में मेरी बात को रोका था बीच में, तो तुमको बता रहा हूँ, हंस रहे थे क्योंकि मैं बहुत ही संजीदा बात कर रहा हूँ और वो उसकी संजीदगी को आप झुटला नहीं सकते ना आपके वाले दिन। मैं पूरे सच्चे दिल के साथ, पूरे एहतसाब के साथ में बात करने के लिए खड़ा होता हूँ, या कोई एक ऐलान एक बोल, पूरी अकाउंटेबिलिटी एहतसाब जिसको बोलते हैं, क्या मेरा हिसाब किताब होने वाला है, उसको जवाब देना। दूसरी कैटेगरी वो होती है कि सर आप सही बोलते हैं, सर कुछ नहीं किया जिंदगी में, दो सर आप बच्चा दे रहा हूँ आपके हवाले छुट्टी में लाया हूँ, रास्ते में लाया हूँ सर प्लीज मैंने तो वेस्ट कर दिया सर आपने सही कहा था। मेरे 15 साल का जो रिकॉर्ड में कच्चा चिट्ठा देना मौलाना साहब कि मेरे पास आए वापस लौट के बोले सर 5 में लाया हूँ। आप कभी ऐसे आते होंगे बोलते होंगे कि ठीक है मैं यहीं से पढ़ा हूँ, नहीं लेकिन सर शक्ति भी हुई थी, जाहिद सर थे, वो फला थे, बहुत बोलते थे मेरे को, लेकिन मैंने नहीं माना सर। आप समझ में आया आपको? तो मैं आपसे ये जो बच्चे बैठे हैं मेरी तरफ देख रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में वापस आना चाहते हो, पहली में दूसरी? बहुत सारा ध्यान ही नहीं लगा है, बोले ठीक है बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, पहली या दूसरी? पहली। यानी आपको समझ में आ गया कि पहली कैटेगरी कामयाब लोगों की है, दूसरी नाकाम वालों की। इतना तो समझ में आ गया है ना? तो बेटा नाकाम वालों में मत मिलना 15 साल बाद, मैं तो रहूंगा नहीं शायद, लेकिन जो भी मिले उस वक्त उनको बोलना क्या एक बंदा बहुत बोला था मैं बदल गया। ठीक ध्यान। और देखें ये सब आप बोले, मैं जो बात कर रहा था कि इतना भी हम ये बोलते हैं करते हैं अखलाकियात पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, मॉरलिटी पे, ईमानदारी पर, सब पर इसके सबके असर पॉजिटिवली अगर ये सब चीजें कमजोरियां निकल जाती हैं तो इसकी पढ़ाई पर दिखाई देने लगते हैं, वो अपना ऑब्जेक्टिव बेस बनता है। इसके सामने गोल सेट करके गोल सेट करें कि भाई मैं क्या बनूंगा, क्या करना चाहते हो, इसको क्या पता है? JEE के बारे में कितने लोग जानते हो? JEE नहीं जानते हो ना, कुछ नहीं जानते हो। टीचर बोलता है आपको, मैं मसीह सर से या जामई से या जारामी से ये पूछते रहता हूँ कि तुमने बताया कि नहीं बच्चों को कि नीट क्या है? अभी नीट का इतना हंगामा है, नीट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कितने बोले? कितने ज्यादातर बच्चों को क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर, सब दो ही बनना चाहते हैं, दोनों बन नहीं रहे हमारे को। अरे डॉक्टर बनेंगे तो पहले अभी नीट क्लियर करना है 12वीं के बाद, बल्कि 12वीं से पहले रिजल्ट भी बाद में आएगा। नीट क्लियर करना है, नीट
NEET नीट, ये जो है टेस्ट जो है अभी गवर्नमेंट लेती है, अभी मसला हुआ है उसका, आप खुद जानते हैं अच्छे से, तो क्लियर करना पड़ेगा। जब आप जाकर यानी आज हर 10वीं के इम्तिहान के साथ, सर्टिफिकेट के साथ या 12वीं के इम्तिहान के साथ आपके पास में एग्जाम की कागज पर टुकड़ा चाहिए। सिर्फ ये बोले मैं 10वीं पास हो गया था, अरे 10वीं को तो कोई नहीं गिन रहा है, 12वीं पास हो गया मैं 12वीं, लो सर मेरे को जरा डीएड में एडमिशन दे दो, कर पाएगा वो डीएड? अभी उसको वो NSCET डीएड के लिए देना है, NSCET CET क्लियर करना है, यानी एक इम्तिहान और क्लियर करना है। अभी मैं हौसले पास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तैयार कर रहा हूँ मुस्तकबिल के लिए कि भाई आप ये करें, मामूली डीएड का इम्तिहान जिससे आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, वो भी आपको बगैर टेस्ट के उसमें आप दाखिला नहीं है। 12वीं पास करने के बाद आपको CET क्लियर करना है, BA के लिए आपको CET क्लियर करना है, BSc के लिए CET क्लियर करना है। जब आप एडमिशन ले पाएंगे उसके मार्क्स की बुनियाद ये हाल। और आप क्या सोचते हैं मैं कुछ भी कर लूंगा? MBBS करना है या किसी भी मेडिकल कोर्स में जाना है तो आपको पहले नीट क्लियर करना है, नीट। इंजीनियरिंग में जाना है तो JEE में जाना है, NSCET क्लियर अलग से करना है कि वो अगर आप NIT और IIT जैसे बड़े इदारों के फॉर्म देखते हैं तो आपको JEE क्लियर करना है ताकि वो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें आप अच्छे मार्क्स लाएं, उस मुताबिक आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करेगी। तो ये चीजें सीखने के वक्त है आज, कितना जरूरी है हमारे लिए कि आज सीख लूं मैं आज 9वीं में हूं, मैं अभी अगले मुस्तकबिल में मेरे 5 साल बहुत अहम है, 6 साल बहुत अहम है, इसके लिए मैं आज पूरी तैयारी करूंगा। और ये तो फालतूगिरी में हमारे बच्चे पड़े नुक्कड़ों पे खड़े हैं, सीटियां बज रही हैं, रिक्शा बिल्डिंग के नीचे खड़े रहते हैं, उसमें बैठे हुए जाके और मोबाइल फोन हाथ में लेके लगे हैं। ये वो बच्चे, ये कौन तरक्की करेगी? अरे सच्चर कमीशन के बाद में अगर कोई कमीशन खुदा ना माफ कर, वैसे तो लगने वाला नहीं, लगाए तो अभी और उससे नीचे ही रिपोर्ट आए। ये मैं बोल रहा हूं वो लोग और हैं कि वो दिलमान अंसारी, नवी मुंबई का लड़का जो CA के ऑल इंडिया एग्जाम में पूरे इंडिया में थर्ड आया है, पूरे इंडिया में थर्ड आया है वो लड़का, थर्ड। इससे पहले जर्रीन अंसारी नाम की एक लड़की 4 साल पहले पूरे इंडिया में फर्स्ट आई है CA के इम्तिहान में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इम्तिहान सबसे मुश्किल कहलाता है UPSC के बाद, उसमें वो लड़की फर्स्ट आई है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हालात बदले, मुकाबला किया है। लेकिन ये दोनों का काम जिस तरीके से टीचर करते हैं, या हौसला दिलाते हैं, मोटिवेट करते हैं, तरगीब व तहरीक दिलाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये जो काम है वालिदैन का है कि उनके अंदर की नाउम्मीदी को खत्म करें, क्योंकि ये भी उसी तरह के घरों में रहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों को बहुत संजीदगी से लेंगे और इनके अंदर की नाउम्मीदी को खत्म करेंगे, इनको पुरुमीद बनाएंगे कि नहीं बेटा तुम कुछ कर सकते, तुम ही हो जो हालात बदलोगे। ये नहीं कि तुम क्या कर लोगे, बल्कि तुम ही करोगे, तुम ही तो हो वो जिस पर पूरी फैमिली की नजरें हैं और तुम बदलोगे। कितने लोग हैं जो बहुत समझदार है माशाअल्लाह, और मैं सब लोगों के बारे में ये उम्मीद करता हूँ और खुशफहमी रखता हूँ, कुछ गुमानी रखता हूँ कि सब जिम्मेदार है अपने घर के ताल्लुक। लेकिन वैसा ही जिम्मेदारी का सबूत कई मरतबा हम अपने बच्चों के ताल्लुक से नहीं दे पाते, उनकी निगरानी उस अंदाज में नहीं कर पाते, तो फिर कहाँ से होगा? उम्मीद करूंगा कि आप पूरा ध्यान देंगे। इसका वक्त बाहर कहाँ गुजरता है, कि दोस्त कौन है, इसके साथ में बैठने वाले कौन है, ट्यूशन जाता है तो क्या ट्यूशन ही जा रहा है, साथ ही साथ अगर नहीं गया है तो किधर वक्त जाया किया, इसके अलावा इसकी आदतें क्या हैं, इसके दोस्तों की आदतें क्या हैं, दोस्तों की, क्योंकि इंसान अपने दोस्तों की वजह से पहचाना जाता है, उनकी मदद से पहचाना जाता है। मेरे कैसे दोस्त होंगे मैं वैसा पहचाना जाऊंगा, अरे वो उनमें बैठता है ना, वो लोग वही होगा। तो इसके दोस्तों पर पहले नजर रखें कि कौन है वो, क्योंकि कल वो इसको बिगाड़ने के जिम्मेदार बन सकते हैं अल्लाह ना, और उसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी कि आपने उसकी सही निगरानी की। और ये वक्त है बेटा, देखो ये आखिरी बात आपसे मैं कर रहा हूं, मैं बहुत चीजें आपके वालिदैन से कर चुका हूँ, आपको पता है कि पूरा सिस्टम काम कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, एक जिम्मेदार लोगों की फौज है पूरी साथ में लगी है, 40, 50, 100 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले इस शख्स को जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि वो
जो बुझते हैं पूरी एक्टिविटीज का मरकज है वो आप, और आप अगर बदल जाएंगे तो फिर वो सारा जो काम है वो कामयाब हो जाएगा, और आप नहीं बदलेंगे तो वो काम कामयाब नहीं है। इसलिए आप सुबह उठो, वालिदैन के मामूलात को छोड़ दो, उनके ऊपर आप नहीं कर सकते। हमारे दीन ने हमको सिखाया कि वालिदैन को उफ तक ना करो, उफ की बात है, उफ की बात हुई है, उफ कि ना बात उनके सामने हो, तो फिर आप कैसे उनको कुछ बोल सकते कि तुम ऐसे करो वैसे करो, नहीं बोल सकते। और टीचर वालिदैन के दर्जे पर है, यानी आप जब मैं बोल रहा हूं तो वही दर्जा इनका भी हो गया, मेरा भी हो गया, तो मैं जो कुछ करूंगा कुछ सिखाऊंगा वो आपके भले के लिए सिखाऊंगा। ये लोग कुछ भी कोई बात आपको बोलेंगे तो इसका मतलब है कि वो आपका कोई डेवलपमेंट चाहते हैं, कुछ तब्दीली चाहते हैं पॉजिटिव आपके अंदर, और अगर आप वो कर लेंगे तो उसका फायदा किसको मिलने वाला है? मुझको, किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, पक्का? तो फिर वक्त की पाबंदी होगी, एब्सेंट रहेंगे आप स्कूल से? नहीं रहेंगे, पक्का? जो कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप अगला साल 10वीं का होगा, लेकिन आप इस साल को 10वीं समझ के चले। इस साल किसी के आने परसेंटेज आने पर रोक है क्या? बताओ मुझे। 70% सॉरी 80% वाले या 75 से ऊपर वाले पूरे के पूरे आ गए, 200 बच्चे थे, 200 के 200 आ गए, तो क्या गवर्नमेंट बैन कर देगी तो कि नहीं बहुत गलत हो गया यहाँ पे, इनको काटो जाना, पहले इसको 40 तक पहुंचा, ऐसा बोलेगी क्या? नहीं, वो बोलेगी कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ का सब रिजल्ट जो है पूरा आधा है, सेकंड क्लास थर्ड क्लास यहाँ पे है ही, तो ये कंपार्टमेंट ही यहाँ से हटा दो, सेकंड क्लास का थर्ड क्लास का। का ये मतलब है कि हमारे हाथ में हमारी मेहनत करें, आगे बढ़े, जितने चाहे उतने आगे बढ़ सकते हैं। ये 95% एक लड़के ने लाया, कोई दूसरे ला लेता या पूरे के पूरे ला लेते तो कोई रोकने वाला था क्या? रोकने वाला था नहीं। और आप एक बात और भी दिखा कि हम बेईमानी नहीं सिखा रहे, मैं साफ तौर पे हर बात ईमानदारी के बेस पे कर, मैंने कोई बेईमानी की बात नहीं सिखाया, कभी नहीं ये सिखाएंगे। हम सिर्फ ईमानदारी की बुनियाद पर इन चीजों में तब्दीलियां लाना चाहते हैं इन बच्चों को, ईमानदारी की बुनियाद। मैं ये बोलूं कि ये कर लेना, गलत कर लेना, बढ़ जाना, ये सब वक्ती है। आप देख रहे हैं कि जो ईद का मैटर जिसका मैंने जिक्र किया है, ये मैटर ही की वजह वही है बेईमानी, उसकी पूरी रीजन वही है जहां सुप्रीम कोर्ट में आज मैटर चल रहा है कि बेईमानी हो गई, गलत तरीके से लोगों ने उसके फायदा उठाने की कोशिश की और अपने बच्चों को बढ़ाने की कोशिश की, तो वो तरीके हम नहीं सिखाते। मेरे इस टीम का एक फर्ज जिम्मेदार है, गलत की तरफ हम जाएंगे भी, हमको नहीं, इम्तिहान के बाद हम देखेंगे भी नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी इसको देखने की। मुझे मैंने जो काम करना था वो कर दिया, इन्होंने जो काम करना था कर दिया, सिखा दिया। अब आगे उस पर है कि वो पढ़े, मेहनत करे और आगे बढ़े और ईमानदारी से करे। क्या गलत सिखाया? क्योंकि ये हमारे दिन की पहली तालीम है, जो ईमानदार है वही सही है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखें, फिर से कोई बात कहता हूँ, क्या मसाइल पर छोड़ना, इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। अगर आप मसाइल को हल नहीं करते हैं, मसाइल के हल का हिस्सा नहीं है, तो फिर आप खुद एक मसला है। हल नहीं करते तो हल खुद मसला बनते हैं। क्या हमारा रोल क्या है? तो मसाइल को हल करने वाले, इन बच्चों के ताल्लुक से जो भी तकलीफ पेश आ रही तो हल करें। तालीम के नाम पर कंपास का जिक्र किया है सर ने, कंपास बॉक्स में कुछ नहीं है, फालतू की चीजें निकलती हैं, गलत चीजें निकलती हैं, कॉपी और किताब का पता नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ाई होगी? एक रबर मामूली पे नहीं, हम सब कुछ करते हैं बच्चों के, इनको ईद पर नए कपड़े, इनके ऐशो आराम की चीजें, घर में स्मार्ट टीवी सब लगा है, सब कुछ है, लेकिन क्या कि उस वक्त फिर जब तालीम पर इसको बोला गया कि तुम जर्नल खरीदो क्योंकि वो तुम्हारे साइंस के पीरियड पूरा करने के लिए जरूरी है, तो बोलता है कि पैसे नहीं दिए मुझे। इसमें अभी टीचर 8 टीचर है ग्रुप में, हर ग्रुप में मैं बोलूँ, आप देख लें नंबर पे सर्च करें, मैं हूँ हर ग्रुप में, वो हर ग्रुप में मैं देख रहा हूँ टीचर डाल रहे हैं जर्नल्स लेना है। पिछले साल हमने मंगवा के कम रेट में दे दिए, हमको मुझको कुछ नहीं पड़ा है वो पैसे वैसे का, ये कोई वो गलत सब जो चलते हैं, कहीं पर होता होगा, जहाँ पे होता वहां जाके बोले, मेरे यहाँ कुछ नहीं होता, मैं फायदे के लिए करता हूँ। यहाँ मंगवा के मैंने सर वो जर्नल दिया कंसेशनल रेट में, जहाँ 62 का है उनको
चाहे 48 में 45 में है यहाँ पे कि भाई ला बाबा जो जितना तू दे सकता है वो बंदे ने उसको दे दिया, तो लेकर चले गए घर पे, इन्होंने बांट दिया टीचर ने, पैसे तक नहीं दे रहे। अब क्या मैं मेरी जेब से भरूंगा पैसे, वो कम वाले? तो ये अपनी कौम की हालत है। ये मैं शर्म मैंने बेशर्मी सोची कि हम सब कुछ खर्च करेंगे, तालीम पर जैसे आएगा उसकी पैर 9वीं में आ गया, यहाँ तक पहुंच गई, टखनों तक। अरे क्या आप हाफ पैंट बना दोगे उसको? अरे करो, कुछ खर्च करो, ये अभी जरूरी है। कपड़ा फिट हो गया, उसका वजन बढ़ गया है, लेकिन नहीं करूंगी बोले। क्या मुझे चल जाता ना स्कूल में सब। ये रवैये कितने गलत है, और इन्हीं रवैयों की वजह से इनके अंदर कुछ नया करने की जुस्तजू और लगन पैदा नहीं हो रही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों को संजीदगी से लेके कहीं पर मेरे दिल की जो फिलहाल है निकलती है, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि देखो हर एक का मुहासेबा होना है। अल्लाह ताला ने जवाब दे, मुझको इतने बड़े इदारे की कमान मिली तो मैंने उस दिन से एक दिन आराम का जो है वो पूरी नहीं सोया, बल्कि मैं दूसरे दिन की प्लानिंग करके आता हूँ कि नहीं मुझको आज ये करना है, वो करना है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे टीचर्स के लिए क्लियर बोलना। तो फिर वो सपोर्ट जो हम आपसे चाहते हैं अगर नहीं मिले तो कैसे होगा? क्या अकेले हमारे टीम की या हमारे स्कूल की बुनियाद पर तब्दीलियां आ जाएंगी? नहीं आएंगी। बस इसीलिए हमने आपको बुलाया। मैं उम्मीद करूंगा कि इनके रिजल्ट अच्छे होंगे, साल भर के नहीं बल्कि जिंदगी भर के, क्योंकि हर बात कीमती है, हर चीज कीमती है, हर मशवरा कीमती है, बस उस पर आपको अमल करने की जरूरत है। अल्लाह हाफिज़।